दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वगैरह में कुछ आमदेद कहते हैं ना, झूठ बोला है तो इसके पर कायम भी रहो, जज को साहिब किरदार होना चाहिए। इस ढेर के अंदर मैंने ना मामूली सी तहरीफ की है, और तहरीफ इस वजह से की है कि इस मुआशरे के अंदर, चूँकि मुआशरा इंसानों के ऊपर मुश्तमिल होता है, इस मुआशरे के अंदर एक ऐसा तबका जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी लोगों को इंसाफ फराहम करना होता है, वो बाकी तमाम इंसानों से आला और अरफा होना चाहिए। और आला और अरफा होने से मुराद ये है कि ऐसा बंदा जो कि मुनसिफ की कुर्सी के ऊपर बैठा हो, तो उसके लिए इस बात का होना कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा, किसी के असर में नहीं आएगा, किसी के समाजी रुतबे से असरअंदाज नहीं होगा, मुतासर नहीं होगा, और उसके लिए खुद अपनी ज़ात के अंदर एक ऐसी पोजीशन पर होना जिसको हम कह सकें कि जनाब उसके किरदार पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, उसके कंडक्ट के ऊपर बात नहीं की जा सकती, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर वही बंदा जो कि जज की कुर्सी पर बैठा है, उसके बारे में ये राय पैदा होना शुरू हो जाए कि जनाब ये बंदा फेस देखता है, केस नहीं देखता, ये जो है कानून की किताब को खोले बगैर या कानून की किताब से मुतासर हुए बगैर या गवाहों और शवाहद को मद्देनज़र रखने की बजाय ये फेस देखता है, ये फ़ैन फॉलोइंग देखता है, ये ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स देखता है, फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स देखता है, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर्स देखकर फैसले करता है, तो फिर ऐसे जज के लिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या वाक़अतन वो साहिब किरदार है। क्योंकि जज के लिए बुनियादी शर्त ये है कि उसको ईमानदार भी होना चाहिए और साहिब किरदार भी होना चाहिए। लेकिन जज अगर जज की कुर्सी के ऊपर बैठकर फैसले तहरीर करता है और फैसलों के अंदर इस बात का इजहार करता है कि जनाब इस बंदे को रिलैक्सेशन इस वजह से मिलनी चाहिए, इस बंदे को सहूलत इस वजह से मिलनी चाहिए कि इसने कई मिलियन वोट लिए हैं, या इसकी पार्टी ने इंतखाबात के अंदर 80 नशिस्तें हासिल की हैं, या इसके ट्विटर के ऊपर 10 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स हैं, तो फिर उस जज से तो जनाब हाथ जोड़कर माजरत ही कर लेना मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बेहतर है। और उस निज़ाम में इंसाफ को आग लगा देना ही सबसे बेहतर तरीकाकार है। इसके अलावा कोई और बात नहीं की जा सकती। और ये राय का इजहार सिर्फ तहरीरी तौर पर नहीं है, बल्कि जज साहब ने इस अपनी राय का इजहार 13 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसले में तहरीर किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया है। और इस फ़ैसले में इस बात का बतौर ख़ास जिक्र किया गया है कि जनाब मुल्ज़िम चाहे मुजरिम के मर्तबे पर फायज हो जाए, चाहे वो सज़ा याफ्ता ही क्यों ना डिक्लेयर कर दिया जाए, उसके लिए कौम से बराह रास्त खिताब के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फोरम को यूटिलाइज करना बहुत ही ज़्यादा बाबरकत है। लिहाजा उसके लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। लेकिन ये जज साहब खुद भूल गए कि जिस वक्त उन्होंने इसी हवाले से इस बात का फैसला किया था कि जनाब एक बंदा जो सज़ा याफ्ता है उसकी तकरीर को दिखाना किस हद तक दुरुस्त हो सकता है, और क्या उस तकरीर से लोगों के हकूक मुतासर होते हैं, और इस चक्कर के अंदर उस तकरीर पर पाबंदी के फ़ैसले को बरकरार रखा जाता है, तो क्या ये इस बात का इजहार नहीं कि वो जज साहब वाक़अतन फेस देखते हैं, केस नहीं देखते। लिहाजा इस मामले का जिक्र इस वजह से ज़रूरी हुआ कि रिजवान रज़ी साहब को आप जानते हैं, बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ बात हो रही थी और इसी जजमेंट के हवाले से बात हो रही थी। तो इसी दौरान उन्होंने मुझे टोक कर कहा कि यार एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। मैंने उनसे पूछा जनाब कौन सी डेवलपमेंट हुई है, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं, और चाइना के सबसे बड़े टेक जाइंट हुआवे का उन्होंने दौरा किया है, और हुआवे का दौरा करते हुए वहाँ पर एक एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान के 2 लाख बच्चों को चाइना के अंदर हुआवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT के शोबे में ना सिर्फ जो है वो तरबियत देंगे, बल्कि उसके साथ साथ ये जो क्लाउड्स का जो है ना
سسٹم، اس کے لیے بھی ان بچوں کو ٹرین کریں گے۔ تو ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر یہی اپورچونٹی عمران خان صاحب کو دی جاتی تو عمران خان صاحب نے ان بچوں کو آئی ٹی کی تربیت دینے کی بجائے اس بات کا اظہار کرنا تھا ہوا ویسے کہ جناب آپ مجھے 2 لاکھ موبائل فونز دے دیں، میں ان 2 لاکھ موبائل فونز کے اوپر 2 لاکھ پاکستانی بچوں کو 25-25 ہزار روپے پر نوکری دوں گا، اور ان کے لیے بنیادی ذمہ داری یہ ہوگی کہ میری طرف سے جو بھی ٹویٹ کیا جائے گا اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کرنا ہے، اور اس ری ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان یا میری پارٹی کے حوالے سے جو بھی پروپیگنڈا ہے وہ کرنا ہے۔ اور یہی وہ سوچ کا فرق ہے جو عمران خان اور موجودہ قیادت کے درمیان ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو رضوان رضی صاحب کی یہ بات ہلکے میں نہیں لی جا سکتی، اور جس وقت رضوان رضی صاحب یہ بات کر رہے تھے اور یہ چیزیں میرے سامنے آ رہی تھیں تو مجھے بہت ساری چیزیں ذہن میں، اسی حوالے سے میرے ذہن کے اندر عمار مسعود صاحب بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک کالم میرے دماغ میں فلیش بیک میں آیا، اور ان کا کالم واقعتاً موجودہ صورتحال میں اور اس جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے، کیونکہ عمار مسعود صاحب ماضی میں جس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تھا اور عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا اور ناچ ناچ کے گھنگرو توڑے تھے، اور اس وقت جو یہ سیم پیج کے فیوز و برکات تھے یہ عمران خان صاحب کے لیے اویلیبل تھے۔ اس وقت کے میڈیا چینلز اور آج کے بہت سارے ناصحین جو پوری قوم کو اس بات کا سبق سکھاتے ہیں کہ جناب یہ جو عمرانداری ہے اس کو کس طریقے سے فروغ دینا ہے یا کس طریقے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بیک فٹ پہ دھکیلنا ہے، اس وقت یہ تمام لوگ اسٹیبلشمنٹ کے نہ صرف فیورٹس تھے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر لوگوں کو یہ بات بتاتے تھے کہ جناب عمران خان کا جو فلسفہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ترویج پا رہا ہے، بہت ہی زیادہ پھیل رہا ہے۔ جس وقت عمران خان صاحب 126 دن کا دھرنا دے رہے تھے اس وقت میں اسلام آباد کے ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا اور جہان پاکستان اسلام آباد میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ میں نے 126 دن کا دھرنا عمران خان صاحب کا ڈی چوک پر خود 126 دن تک اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور آپ یقین جانیں کہ ابتدائی دنوں کے بعد جتنے لوگ عمران خان صاحب کے کنٹینر پر ہوتے تھے اس سے آدھے لوگ عمران خان صاحب کے سامنے جلسہ گاہ میں موجود ہوتے تھے، اور عمران خان صاحب کے جلسہ گاہ کی تمام تر رونق جناب طاہر القادری صاحب کے بل پر تھی، اور طاہر القادری صاحب کے مجمع سے ہی عمران خان صاحب خطاب کیا کرتے تھے، اور طاہر القادری صاحب کے روانگی کے بعد عمران خان کے جلسے کے اندر یا رات کے ٹائم جو وہاں پر شغل میلہ وہ لگاتے تھے اس میں کسی طرح کی کوئی اٹریکشن باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہاں پر آ کے کوئی ناچ گانا کیا جا سکے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے یہ جو 126 دن کا دھرنا تھا یہ کسی طریقے سے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکا، البتہ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ جو سی پیک نے شروع ہونا تھا اور سی پیک کے لیے جو چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان آنا تھا وہ دورہ ملتوی کر دیا گیا، اور پھر اسی دورے کے التوا نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جناب پاکستان کی حکومت معاشی بحران کا شکار ہو جائے گی اور پاکستان کے لیے ریوائیول آف دی اکانومی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا۔ لیکن سی پیک کے اجرا کے لیے نواز شریف کا دورہ چائنا ایک گیم چینجر ثابت ہوا، اور اس دوران ان باتوں کا برملا اظہار کیا گیا کہ جناب یہ جو نواز شریف کا دورہ چین ہے اور اس کے نتیجے میں سی پیک کے جو پروجیکٹ شروع ہوں گے یہ پاکستان کی اکانومی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کافی ہوں گے، اور پھر اسی چکر کے اندر یہ جو اکانومی کی ریوائیول کے جو امکانات پیدا ہو گئے تھے اسی کو پیچھے ہٹانے کے لیے پیناما پیپرز کا جو ایشو تھا وہ نہ صرف سامنے آیا تھا بلکہ ان پیناما پیپرز کے چکر کے اندر جناب نواز شریف صاحب کی حکومت کو برخاست کر دیا گیا تھا، اور پھر نواز شریف صاحب جو ہے وہ اسلام آباد سے لے کر لاہور تک مسلسل ایک ہی سوال پوچھتے رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور اس سوال کا جواب نواز شریف کو ابھی تک نہیں مل پایا تھا کہ ان کو کیوں نکالا۔ اب موجودہ گورنمنٹ ایک جانب اس بات کی کوششیں کر رہی ہے کہ اکانومی کو ریوائیو کیا جائے، لیکن اس کے راستے میں اس وقت پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کو انتشار کا شکار کرنے والی پولیٹیکل قوتیں اس کے راستے کو روکے ہوئے کھڑی ہیں، اور اس چکر کے اندر جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سی پیک 2 کے لیے
कोशिशें करते हुए नजर आते हैं, तो फिर ये सवाल अपनी जगह पर फौरी तौर पर जहन में आता है कि क्या शहबाज शरीफ भी हमें बहुत जल्द मुझे क्यों निकाला का सवाल उठाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब जब पाकिस्तान की इकॉनमी को जिसे हम कह सकते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलता है, उस लम्हे पर पाकिस्तान के पुश्त के ऊपर वार किया जाता है। जिस तरीके से मैंने अभी आपकी खिदमत में इस बात को रखा कि 2 लाख नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके साथ साथ आईटी के शोबे में चाइना की तरफ से मुफ्त तरबियत दी जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि 2 लाख नौजवान पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर ये 2 लाख नौजवान वाकईतन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी के शोबे में हवावे के ज़रिए तरबियत हासिल करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान का ये जो शोबा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर इंटेलिजेंस और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ऐसा पूरा रीवैम्प होगा जो बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ इन 2 लाख बच्चों उनके ख़ानदानों के लिए एक तक़वियत का सबब होगा, उनको माशी तौर पर मजबूत करने का सबब होगा, बल्कि इसके नतीजे में पाकिस्तान एक तवीलुल मुद्दती फ़वाइद से बहरामंद होगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या वो तमाम जज साहिबान जो इस वक्त बैठकर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जो इस वक्त बैठकर इस बात की तगोदो कर रहे हैं कि जनाब इस सिस्टम को हमने नहीं चलने देना, क्या वो इन इनिशिएटिव्स को कामयाब होने देंगे? एक छोटा सा सवाल आपकी खिदमत में छोड़ के जा रहा हूं कि इमरान खान साहब तकरीबन 3 साल और 8 माह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और इन 3 बरस 8 माह के दौरान इमरान खान साहब ने चाइना का एक दौरा भी नहीं किया। जो एक दौरा चाइना का इमरान खान साहब ने किया था वो दौरा ओलंपिक्स गेम्स के हवाले से था और इस दौरे में इमरान खान साहब ने सिर्फ ओलंपिक गेम्स को ही देखा था। इसके अलावा उनकी किसी भी हाई लेवल डेलीगेशन के साथ ना मुलाकात हुई थी और ना ही किसी ऐसे मंसूबे के बारे में चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ इजहार ख्याल किया गया था। मौजूदा दौर के अंदर जिस तरीके से मैंने अभी आपकी खिदमत में रखा है कि सिर्फ ये जो 2 लाख नौजवान हैं, इनको ही अगर ट्रेनिंग मिल जाए और इनको पाकिस्तान के अंदर बैठकर वो तमाम वसाइल मिल जाएं जिसके नतीजे में ये इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी और क्लाउड के शोबे में अपनी इस तरबियत को बरूए कार ला सके, तो आप यकीन जाने कि हमारे बहुत सारे दलिदर दूर हो सकते हैं। शहबाज शरीफ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त मौका था, हर एक हुकूमत के लिए ये बहुत ज़बरदस्त मौका होता है कि वो ये 2 लाख नौजवानों को अपनी मुट्ठी में करे, उनको मोबाइल फ़ोन दे और उनको 25,000 रुपए की नौकरी दे और उनको रीट्वीट्स के ऊपर लगा दे और उसके नतीजे में ट्रेंड्स बनाना शुरू हो जाएं और उसके नतीजे में यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ आना शुरू हो जाएं या रीच बढ़ना शुरू हो जाए। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसकी बजाय अगर यूथ को उसके कदमों पर खड़ा करने के लिए दौरे हाज़र की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सिखाई जाए तो इससे बड़ा कोई और कारहाय नुमाया नहीं। लेकिन ये जो साहिब किरदार लोगों का इसके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से अदालती सदाकत और अमानत के बाद इमरान खान साहब को अदालती पॉपुलर लीडर और फ़ैन फॉलोइंग का सर्टिफिकेट मिला है और जिस तरीके से इमरान खान साहब के लिए अदालती सहूलतकारी मुसलसल जारी है, मुझे इस बात का इम्कान नहीं लगता कि CPEC 2 की लॉन्चिंग में जनाब शहबाज शरीफ साहब को कामयाबी हासिल होगी। मुझे इस बात का इम्कान नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान इन मुश्किलात से दूर होगा जब तक जो है ऐसे साहिब किरदार जज साहिबान अदलिया में मौजूद रहेंगे। हमारा हाल यही होता रहेगा और हम शायद इसी सलूक के ही मुस्तहिक हैं। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।